नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम देखेंगे संचालन शक्ति के खनिज। पहले हमने देखे धातुओं के बारे में। अभी संचालन शक्ति के लिए खनिज जो है ये हम देखें कि जो देश का आर्थिक विकास है उसकी नींव, उसका जो बेज है वो संचालन शक्ति के खनिज है। जैसे कि उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है, एनर्जी के रूप में होता है, और राष्ट्र के उद्योग और अर्थतंत्र को चलायमान चालू रखते तो उनमें कोयला है कि उसका भी ऊर्जा में उपयोग होता है। खनिज तेल यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अगर वह न हो तो सोचो कि हमारे पैर वहाँ ही थम जाएंगे। ये सारे जो और प्राकृतिक गैस जो पहले भी मैंने बताया कि सीएनजी और एलपीजी, और अणु खनिज जिसमें से स्फोटक चीज़ें बनाई जाती हैं, उनका समावेश होता है। अभी संचालन शक्ति के संसाधनों के जो प्रकार है, वर्गीकरण है, वो हम देखें तो कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक वायु और अणु खनिज वो परंपरागत और व्यापारिक संसाधन है, क्योंकि उसको उद्योग धंधा में उसका उपयोग होता है ऊर्जा के रूप में, और ये पुनः अप्राप्य शक्ति संसाधन। ऐसे ये खनिज बनने में करोड़ों हजारों साल लगते हैं, तो वो पुनः एक बार ख़त्म हो जाता है तो दूसरी बार बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं, तो वो पुनः अप्राप्य संसाधन है। और इन खनिजों का उपयोग करके विद्युत प्राप्त की जाती है कि कोयला का भी जो टाप उसकी भट्टियाँ होती हैं उनमें से भी बिजली पैदा की जाती है। बाद में खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल से तो जो सारे हमारे वाहन व्यवहार हैं, यंत्र हैं वगैरह चलते हैं। और हम देखें कि जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा यानी समुद्र में जब ज्वार आता है तभी जो उसकी तरंगे बड़ी बड़ी होती है उनमें से बिजली पैदा की जाती है। तो पानी में से भी बिजली पैदा की जाती है, पवन में भी आपने पवन चक्की देखी होगी। जल ऊर्जा में पानी का धोध जलप्रपात होता है, वहाँ पर टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है। सौर ऊर्जा, सोलर पैनल, यहाँ हमारे स्कूल के आसपास भी आपने देखी है सोलर पैनल, तो उस तरह वो बिजली, बायोगैस से भी बिजली, और भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारे बिन परंपरागत शक्ति के संसाधन हैं, और ये हम दूसरी बार इस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम देखें कि पुनः अप्राप्य संसाधन भी माना जा सकता है। अभी लकड़ी का कोयला, जलाऊ लकड़ियाँ, गोबर के कंडे जैसे बिन व्यापारिक शक्ति संसाधन है, ये बिन व्यापारिक है। तो उसी में हम देखेंगे कोयले के बारे में। तो प्राचीन काल से मनुष्य कोयले का उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में करता है। हमें यह प्रश्न होगा कि कोयला पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार बनता है। तो प्राचीन समय में हमने देखा है कि जब जमीन ऊपर नीचे कोई कारणवश होती है तभी जो जंगल होते हैं वो नीचे दब जाते हैं, तभी पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उसके संचलन की क्रिया से वो वनस्पति जो है वो गर्मी से उनमें से वो जंगलों का कोयले के रूप में रूपांतर होता है। बाद में हम देखें प्राणियों का मन दहन होता है उसके कारण भी, और वनस्पतियों के रूपांतरित होकर कोयला बना। लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले के समय कार्बोनिफेरस समय अंतराल के रूप में पहचाना जाता है। अभी भाप तंत्र की खोज से कोयले का उपयोग बढ़ता गया। अभी आपने देखा होगा कि पहले कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी भी थी, आज वो प्रवासन स्थलों पर ही वो देखने को मिलती है। तो रेलवे एवं पानी के जहाज जैसे परिवहन के साधनों में भी ये कोयले का उपयोग पहले के समय में होता था। फिर विद्युत की खोज हुई तो ताप विद्युत के उत्पादन के कारण कोयला महत्वपूर्ण खनिज बनता गया। अभी कोयले भी 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रेसाइट कोयला, विटमिनेट कोयला, लिग्नाइट कोयला और पिट कोयला। और कोयला सबसे अधिक कौन से राज्य में से मिलता है? तो झारखंड में से, याद रखना, और उड़ीसा 25। ये मैं फिर से बता रही हूँ, लेसन सिर्फ जानकारी लिए बनना है हमें इस साल, ये लेसन बोर्ड के एग्जाम में आने वाला नहीं है। अभी देखेंगे खनिज तेल। तो रेती का पत्थर है, चूने का पत्थर है, सेल आदि प्रस्तर चट्टानों से मिलता है।
और प्राचीन समय में कोयले की रचना की तरह ही पृथ्वी के भूगर्भ में प्राणी भूगर्भ में दबे और उनका हाइड्रोकार्बन्स के रूप में रूपांतर हुआ और यह स्वरूप लगभग अप्रवाही स्वरूप में था। और आंतरिक जो संचालन के नीचे की भूगर्भ में जो गर्मी पृथ्वी के सतह का जो दबाव है, तो ये आंतरिक कारणों से उनका हाइड्रोकार्बन्स में रूपांतर हुआ और परिणाम स्वरूप इस स्वरूप से धीरे धीरे भूस्तर की ओर उठने गए और यह समुद्र के तल में आए और कुछ भूगर्भ के ऊपर आते गए। यानी मेन बात है कि प्राचीन समय में जो प्राणी हैं वो ज़मीन के नीचे दब गए थे और उनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स था, तो वो ज़मीन के अंदर मतलब आंतरिक संचालन के कारण हाइड्रोकार्बन्स का उनमें रूपांतर हुआ और वो थोड़ा भूगर्भ में है, थोड़ा समुद्र तल के नीचे है। और भारत में इस सन 1866 में असम में जब खुदाई की तब ये तेल के कुएं मिले थे और 1867 में माकुम असम में ही खनिज तेल प्राप्त हुआ। उसके बाद भारत के अन्य स्थलों से भी खनिज तेल के भंडार मिले। उत्तर पूर्व में भी तेल के क्षेत्र है, गुजरात में है, बॉम्बे आई में भी है, पूर्व किनारे में भी है और राजस्थान में भी है। और गुजरात में कहाँ से हमें ये खनिज तेल प्राप्त हुआ है, तो आज़ादी के बाद 1958 में खेड़ा जिले में लुणेज में सबसे पहले खनिज तेल प्राप्त हुआ था। उसके बाद अंकलेश्वर, महेसाणा, कलोल, नवागाम, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद वगैरह जिलों में से खनिज तेल प्राप्त हुआ है। तो शॉर्ट में खनिज तेल बनने का कारण कि प्राणियाँ जो भूगर्भ में दबे थे तो उनका हाइड्रोकार्बन्स में रूपांतर हुआ और वो प्रवाही स्वरूप में, तो वो है खनिज तेल। बाद में खनिज तेल को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करते तो उनमें से अच्छा है वो पेट्रोल, बाद में डीजल और केरोसिन, नेफ्था, इस तरह उसका रिफाइन करके अलग अलग क्वालिटी निकाली जाती है। तो भारत में खनिज तेल शुद्ध करने की रिफाइनरियाँ कहाँ हैं, तो गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, कोचीन, मथुरा, चेन्नई, हल्दिया वगैरह पर है। अभी हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ ही संलग्न है, उनमें से ही अलग होकर बाहर निकलती है। ये सस्ता और प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। आज हम सब जानते हैं कि प्रदूषण दूर करने के लिए हमारी सरकार ने भी बसों में भी CNG, ये ऑटो रिक्शा है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ है, वो भी CNG से चलाई जाती है क्योंकि वो सस्ता भी है और प्रदूषण मुक्त है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस का भंडार है एवं खंभात बेसिन है, कावेरी बेसिन है, जैसलमेर, यानी वो नदियाँ हैं खंभात में के पास नर्मदा आएगी तो वहाँ से वो मिलता है। गुजरात में अंकलेश्वर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार वाला है। ओके, थैंक यू। इतना पढ़ लेना और